नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता जी री। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम कर रहे थे मारवाड़ का इतिहास में हम राजा पढ़ रहे थे अजीत सिंह जी। तो आप बताओ अजीत सिंह का शासनकाल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल अपने यूट्यूब चैनल राजस्थली क्लासेज बीकानेर के नाम से ही है। तो टेस्ट देना है तो आप जरूर जाकर ज्वाइन कीजिए उसको। तो 1707 को आपके अजीत सिंह जी राजा बने और 1724 तक थे। ये शासनकाल है अजीत सिंह का। माता का नाम बताओ क्या है। माता का नाम माता का नाम है जादम दे। लाहौर के अंदर इनका जन्म हुआ। 1678 के बाद में खालसा घोषित कर दिया था जोधपुर को औरंगजेब ने, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने किन की सहायता से, मुकुंद दास खींची और मारवाड़ की पन्ना गोराधाय की सहायता से, जब औरंगजेब ने उनको दिल्ली बुला लिया था तो रूप सिंह की हवेली से वहाँ से बचाकर सीधे कालिंदी गांव सिरोही ले गए। वहाँ जयदेव पुरोहित के घर पे इनका लालन पालन हुआ। गोराधाय वहीं पे रही और अजीत सिंह जी को थोड़ा बड़ा होने तक यहीं पे रुके। किसके संरक्षण में थे? मुकुंदास खींची के। किसके घर पर थे? जयदेव पुरोहित के। गोराधाय इनकी धाय माँ है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बाद में जसवंत सिंह आपके अजीत सिंह जी है जो दुर्गादास राठौड़ को निष्कासित कर दें और 1718 के अंदर पहले मेवाड़ देते हैं, वहाँ रामपुरा विजयपुरा जागीर देते हैं अमर सिंह द्वितीय, और 1718 के अंदर शिप्रा नदी किनारे उज्जैन में इनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पे उनकी समाधि है दुर्गादास राठौड़ जी की, ठीक है। तो और हमने बात की थी अजीत सिंह जी ने एक आपके पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था। अजीत सिंह जी ने पुस्तक लिखी थी, मैंने बताया इनमें गुण कुछ नहीं है, तो इनकी कौन सी पुस्तक लिखी थी, फिर भी इन्होंने गुण सागर। कौन सी पुस्तक लिखी? गुण सागर। ये किसकी पुस्तक है? अजीत सिंह जी की है, ठीक है। और इनकी मृत्यु पर पशु पक्षी भी आकर आग के अंदर जलने लगे थे, ये बात आपको बता दी। तो इनके पिता जसवंत सिंह जी की कुछ पुस्तकें हमने लिखी नहीं, वो आप लिख लो, इस वीडियो के अंदर बता देते हैं। पुस्तकें रह गई थी। ये पुस्तक किसकी है? जसवंत सिंह की, ध्यान रख लेना। इनके पिता है ना जसवंत सिंह, जमरूद के अंदर मृत्यु हो गई थी जसवंत सिंह फर्स्ट। एक और आएंगे बाद में, इसलिए फर्स्ट का ध्यान रखना। इन जसवंत सिंह की छत्री बता दी थी ना आपको। छत्री कहाँ है? मंडोर। जोधपुर के ज्यादातर राजाओं की छत्री कहाँ है? मंडोर के अंदर। ये लगभग जसवंत सिंह की पुस्तकें लिखो आप। भाषा भूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत सार। ये चार पुस्तक है भाई, इंपॉर्टेंट है। ये आपके आनंद विलास है ना, ये पेपर में आ चुकी है, ठीक है। तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 3-4 किताबें जसवंत सिंह जी ने लिखी थी, याद कर लेना। इस प्रकार से याद कर लो भाई। भाषा अगर हम भूषण मतलब अच्छी भाषा, भूषण अगर अच्छी बोलेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद। भाषा अगर अच्छी बोलेंगे तो आनंद मिलेगा। और सिद्धांत पर चलना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप थोड़ा रिलेट कर लेना। भाषा अगर अच्छी बोलेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, ठीक है। और ये आपको सीधी याद रख लेना, दो मेन इंपॉर्टेंट, ये दो इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना। ये इनका विशेष ध्यान रखना, याद आपको सभी करनी है। तो जसवंत सिंह जी के बारे में इतनी बात थी अपने। ये पुस्तकें लिखे नहीं थी पिछली क्लास के अंदर, तो इस बार लिख ली। अजीत सिंह जी के बारे में लगभग हमने कर लिया था। तो अजीत सिंह जी के बारे में एक क्वेश्चन आया था, बताओ आप। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को
कान का कच्चा, कान का कच्चा कहा। ये क्वेश्चन है, आप बताओ इसके अंदर। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इतिहासकार, हमने बात की थी ना गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के बारे में। कौन से गांव गए? रोहिड़ा गांव, सिरोही के, ठीक है, रोहिड़ा गांव। इन्होंने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? ये हिंदी का मुहावरा है भाई, कान का कच्चा। कान का कच्चा यानी जो आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है, बहकावे में आ जाता है। तो कान का कच्चा अजीत सिंह जी को ही कहा है। अजीत सिंह लोगों की बातों के अंदर आकर दुर्गादास राठौड़ जैसे स्वामी भक्त सरदार को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था ना, तो वो कान के कच्चे थे। किसको कहा था? अजीत सिंह को ही कहा है, ठीक है। एक भाई अजीत सिंह की पुत्री थी। अजीत सिंह की एक पुत्री कौन थी बताओ? इसकी पुत्री थी एक आपके इंद्र कंवरी। ये राजस्थान के राजाओं की अंतिम आपके पुत्री है जिनका विवाह मुगल बादशाहों के साथ हुआ है, ठीक है। मतलब राजस्थान से अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कंवरी अंतिम ऐसी लड़की थी जिसका विवाह मुगल बादशाहों के साथ हुआ है, ठीक है। तो इंद्र कंवरी किसकी है? अजीत सिंह की। बाद में क्या है, इंद्र कंवरी इस फर्रुख शेर की हत्या कर देती है और वापस क्या है, अजीत सिंह इसको वापस जोधपुर के अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो अजीत सिंह का ये ध्यान रखना, अंतिम राजस्थान की अंतिम रानी जिसका विवाह मुगल बादशाह से हुआ। किसे हुआ था? मुगल बादशाह था भाई फर्रुख शेर था, ठीक है। फर्रुख शेर था। अंतिम रानी कौन है? इंद्र कंवरी है। किसकी पुत्री? अजीत सिंह की। विवाह किससे हुआ? फर्रुख शेर से हुआ। ये राजस्थान की अंतिम रानी है जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह से हुआ है, ठीक है। तो अजीत सिंह की बात हमने कंप्लीट कर ली। इतनी बात हमें अजीत सिंह जी के बारे में करनी थी। ये दो क्वेश्चन ध्यान रखना आप। बाद में आपको बताया था भाई अजीत सिंह की मृत्यु कौन कर देता है भाई? भक्त सिंह करता है। किसके कहने पर? अभय सिंह के कहने पर। ये बात आपको लिखा दी थी, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना कि अजीत सिंह की हत्या है जो 1724 के अंदर कौन कर देता है? भक्त सिंह कर देता है। इसका पुत्र ही है, दोनों पुत्र ही है। भक्त सिंह हत्या कर देता है भक्त सिंह। तो मारवाड़ का दूसरा पितृहंता हो गया ना ये, ठीक है। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता। पहले तो कौन थे? मालदेव थे जिन्होंने अपने पिता गंगा की हत्या की थी। तो आपको पूछे मारवाड़ का पितृहंता, तो दोनों एक साथ ऑप्शन में आएंगे नहीं। मालदेव पहले हैं, ये भक्त सिंह दूसरे हैं, ठीक है। इन्होंने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी अपने बड़े भाई अभय सिंह के कहने पर। अभय सिंह के कहने पर इसने अजीत सिंह की हत्या कर दी, ठीक है। तो ये बात आप लिख लेना। अगले भाई राजा कौन बनेंगे? अभी राजा बनेंगे आपके अगले अभय सिंह। तो आप लगाओ अभय सिंह, ठीक है। ये आपके अभय सिंह कब से कब तक है? 1724 से लेके 1749 तक आपके अभय सिंह जी मारवाड़ की गद्दी पर विराजमान थे, ठीक है। तो अभय सिंह जी के भाई दरबारी लिख लो आप। दरबारी इनके दो प्रसिद्ध दरबारी हुए हैं। एक का नाम था वीर बाण और एक का नाम था कर्णीदान। इस वीर बाण की पुस्तक है राज रूपक। और इस करणी एक प्रकार से सूर्य की तरह है। करणी सूरज प्रकाश। करणी एक प्रकार से भाई सूर्य की, करणी की पर्यायवाची है एक प्रकार से। मानो आप किसका? किरण। हम करणी से किसको रिलेट कर सकते हैं? किरण को। किरण मतलब रोशनी। किरण से क्या होती है? रोशनी होती है ना। सूरज की जब किरणें आती है भाई, सूरज की जब किरणें आती है, किरणें तो प्रकाश होता है ना, तो ठीक है ना।
किसकी किरण? सूरज की, सूरज की किरणें। तो इस प्रकार से आप याद रख लेना, सूरज की किरणें, सूरज की किरणें। तो सूरज प्रकार किसने लिखी है? कर्णिदान ने। ठीक है। राज रूपक, राजा क्या होते हैं? वीर होते हैं। राजा क्या होते हैं? वीर होते हैं। राज रूपक वीर, राजा क्या होते हैं? वीर होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से 2-3 बार करोगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा एकदम। तो इन दोनों पुस्तकों के अंदर एक युद्ध का उल्लेख है, इन दोनों पुस्तकों के अंदर एक युद्ध का उल्लेख है जिसे कहते हैं अहमदाबाद का युद्ध, अहमदाबाद का युद्ध। ठीक है। ये युद्ध हुआ था आपके शेर बुलंद खां वर्सेस अभय सिंह। शेर बुलंद खां को कोई कोई सर बुलंद खां भी कह देता है। ठीक है। तो बात एक ये ध्यान रख लेना, सर बुलंद खां बोलो, शेर बुलंद खां बोलो। ठीक है। तो ये युद्ध हुआ था अहमदाबाद का युद्ध। ठीक है। इस युद्ध के अंदर आपके कौन जीत गए? अभय सिंह जीत गए। इस युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई है? अभय सिंह की विजय हुई है। किसको हराया? शेख बुलंद खां को। इस अहमदाबाद के युद्ध का उल्लेख कौन सी पुस्तकों के अंदर है? इन दोनों ही पुस्तकों के अंदर इस युद्ध का उल्लेख है, क्योंकि ये दोनों ही दरबारी थे। तो ठीक है, जैसे ही भाई ये अभय सिंह जी युद्ध जीत कर आए तो इन्होंने आदेश दिया, भाई मैं युद्ध जीत कर आया हूँ, मेरा बखान करो किताबों के अंदर। तो इन दोनों ने कहा भाई दोनों ही कर देंगे। तो इस युद्ध से जीत कर वो गजनी खां तोप लेकर आए थे, गजनी खां तोप जोधपुर लाए। कौन? अभय सिंह लेकर आया था इस अहमदाबाद के युद्ध से शेर बुलंद खां को हटाकर गजनी खां। जब कभी भी आप मौका मिले आपको, जोधपुर तो पास में ही है, जाओगे तो मेहरानगढ़ जब आप जाओ तो मेहरानगढ़ के जब ऊपर ही ऊपर आप पहुंचोगे ना, तो वहां पर बहुत सारी तोपें पड़ी रहेंगी। ठीक है। ऐसे लाइन से लगी हुई 15-20 तोपें। तो उसमें ये गजनी खां तोप आपको देखने को मिल जाएगी। गजनी खां, शंभू खां, किलकिला तोपें हैं। तो ये गजनी खां तो भाई आपके तोप लेकर आए थे सर बुलंद खां को हराकर अभय सिंह। ठीक है। इस युद्ध का उल्लेख इन दो पुस्तकों के अंदर है। किरण किससे आती है? सूरज से किरण निकलती है। और राजा कैसे होते हैं? वीर होते हैं। तो राजा से राज रूपक और वीर से वीर बाण। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो 50 एग्जामों के अंदर आ रखी है और सबसे इंपॉर्टेंट अभय सिंह के बारे में अगर क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा 99.9% कि भाई खेजड़ली कांड कब हुआ? 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली कांड हुआ। ठीक है। क्या भाई बात इस प्रकार से थी कि अभय सिंह जी ने एक महल बनाया था जोधपुर के अंदर। कभी आप जाओगे तो फूल महल बना हुआ है। कौन सा महल बनाया? फूल महल बनाया था। किसने बनाया? अभय सिंह ने कौन सा महल बनाया भाई? फूल महल बनाया है अभय सिंह ने। तो भाई इस फूल महल को बनाने के लिए क्या है? पहले अभी तो सीमेंट हो गई, हजार चीज प्रकार के सामान हमारे पास सुविधा हो गई। पहले क्या थे? सीमेंट तो थी नहीं, तो पहले चूनों का प्रयोग किया जाता था आपके मकानों को, इन महलों को बनाने के लिए। तो भाई चूने को गर्म करने के लिए क्या चाहिए होती है? लकड़ी चाहिए होती है। चूना गर्म करना है तो लकड़ी, और लकड़ी वो भी मारवाड़ के अंदर, जहां पूरे विश्व के अंदर सबसे कम बरसात होती है। जैसलमेर आपके मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर वाला ये क्षेत्र है जहां सबसे कम बरसात, दूर दूर तक कहीं पेड़ पौधों का देखने को नामो निशान नहीं। यहाँ तो सिर्फ आपके फोगड़े हुए, कोई किंकरे हुए, ऐसे छोटे मोटे जो कंटीले पेड़ है वो हमें कहीं इधर उधर देखने को मिल जाए तो मिल जाए, वरना बड़े पेड़ यहाँ पर मारवाड़ में कहाँ है देखने को। ठीक है। तो इस प्रकार से महल बनाना था तो लकड़ियों की तो जरूरत थी। अभय सिंह जी ने अपना, इसका एक सेनापति था, क्या नाम था उसका? गिरधरदास भंडारी। इस गिरधरदास भंडारी को बुलाकर कहा कि भाई मैंने फूल महल बनाने की सोची है और उसके लिए लकड़ियों का प्रबंध करो आप जाकर। तो गिरधरदास
जाता है और लकड़ियों की पूछताछ करता है, भाई यहाँ पर पेड़ आसपास कहाँ मिल सकते हैं। तो सभी ने कहा मारवाड़ के अंदर और पेड़, और वो भी इतने सारे पेड़ चाहिए, थोड़ी बहुत लकड़ियों की बात हो तो इधर उधर से सोच लें, भाई महल बनाना है तो इतना चूना अगर गर्म करना है तो बहुत से पेड़ चाहिए होंगे, इतने पेड़ तो आसपास में कहीं है नहीं। तो किसी ने कहा कि यहाँ बिश्नोई रहते हैं। कौन रहते हैं? बिश्नोई। 84 खेड़ा, 84 खेड़ा, यहाँ बिश्नोइयों के 84 गांव है, बिश्नोइयों के 84 गांव है। ये बिश्नोई धर्म है, वो आपके पर्यावरण प्रेमी है। जहां पर बिश्नोई रहते हैं इस 84 खेड़ों के अंदर आपको जितने पेड़ चाहिए, जितनी खेजड़लियां चाहिए, जितने नीम चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत से पेड़ मिलते हैं, क्योंकि ये आपको पूछ ले पर्यावरण प्रेमी समाज पूछे तो पर्यावरण प्रेमी समाज है बिश्नोई समाज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत से पेड़ किसी ने बताया। तो गिरधर भंडारी ने कहा तो चलो 84 खेड़ा खेजड़ली की तरफ प्रस्थान करो। लेकिन किसी ने कहा वहां तो बिश्नोई रहते हैं, वो अपने बेटों की तरह, अपने बेटों बेटियों की तरह रुख इस पेड़ को रखते हैं, आपको वो काटने नहीं देंगे। तो गिरधरदास भंडारी ने कहा राज के काज के अंदर कौन बाधा अड़ा सकता है, चलो ये सब फालतू बातें हैं, राज के काज में बाधा अड़ाना के किसी को कोई हक नहीं है। तो गिरधरदास भंडारी अपनी सेना लेकर, ग्वाड़े लेकर, और ग्वाड़े मतलब समझ गए पेड़ काटने के लिए जो औजार होता है, उन सबको लेकर, पेड़ काटने वालों को लेकर खेजड़ली की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है। तो 84 खेड़ा मतलब बिश्नोइयों के 84 गांव थे इस क्षेत्र के अंदर, उसको क्या कहते हैं? 84 खेड़ा। बिश्नोई समाज के 84 गांव थे इस खेजड़ली क्षेत्र के अंदर। तो वो कहाँ जाते हैं? खेजड़ली, खेजड़ली। आप नाम से ही पता कर सकते हो कि इन्होंने अपने क्षेत्र का नाम ही मारवाड़ के मरु शोभा खेजड़ली के वृक्ष पर इस गांव का नाम था। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ये समाज कितना पर्यावरण प्रेमी रहा होगा। तो इस समय जब गिरधरदास भंडारी अपने सैनिकों को लेकर यहाँ पर आता है, वहाँ से बहुत सारी खेजड़ियाँ देखकर खुश होता है कि अपना सारा काम तो इन गांव से चल जाएगा, ठीक है। तो उसी समय यहाँ पर आपके पास में कौन किन का घर था? अमृता देवी, अमृता देवी बिश्नोई। इनकी 3 पुत्रियां थी, आसी, रत्नो, भागी। तो उस समय आसी यहाँ अपने आसपास के जो जानवर थे उनको खाना खिला रही थी। तो उसने देखा कि ये तो भाई कोई राज के लोग लगते हैं, शाही पोशाक पहनी हुई है, कोई सैनिक लगते हैं। और उनके हाथ में जब उन्होंने लकड़ियों को काटने, पेड़ों को काटने के औजार देखे तो भागकर अपनी माँ अमृता देवी के पास आती है कि माँ, हमारी खेजड़ियों को कोई काटने के लिए राज के लोग आए हैं और उनका पूरी पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं, आप चलो। तो अमृता देवी जाती है वहां पर और गिरधरदास भंडारी से पूछती है कि भाई आप लोग कौन हो और इन खेजड़ियों को क्यों काट रहे हो। तो गिरधरदास भंडारी ने कहा, पहली बार तो वो घमंड के अंदर बोला नहीं कि कौन है ये हमें पूछने वाली, क्यों मैं इसको उत्तर दूं। लेकिन अमृता देवी ने बार बार पूछा तो इन्होंने कहा मैं जोदाने का मंत्री हूं, राजाधिराज अभय सिंह के काज के लिए यहाँ से खेजड़ियाँ काटने आया हूँ। तो अमृता देवी बिश्नोई ने कहा, खेजड़ी तो हमारे बेटे बेटियों की तरह ये हमारे घर के सदस्य हैं, इसको तो हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे। तो गिरधरदास भंडारी ने कहा, इन फालतू बातों से कुछ नहीं होना, दूर हट जाओ यहाँ से। और ये खेजड़ी काटने का उसने आदेश दे दिया। लेकिन तभी अमृता देवी बिश्नोई ने उनको कहा कि जाम्बोजीरी सोगन माने हरा वृक्षनी काटन दूली थाने। मारवाड़ी भाषा में कहा, जाम्बोजी की सोगन माने हरा वृक्षनी काटन दूली थाने। तू जोदानेरो मंत्री है, मैं बिश्नोई री बेटी हूं, पत्तो बीनी बाडन दूली रूख रुखाड़ी बैठी हूं। तो गिरधरदास भंडारी ने उसको वापस क्या कहा, अब गणी हुई बात, अब ज्यादा बात बनाई मती, सिर बाडर हाथ में दे दूला, खेजड़ली नेड़ी आई मती। इसने कहा, बाद में अमृता देवी, माँ अमृता देवी बिश्नोई ने कहा कि जाम्बोजी माने कह गया, सिर साठे रूख रवे तो भी सस्तो जान। तो गिरधरदास भंडारी ने कहा, वाले सिर साठे रुख राखनो तो राख, और अब देख मजा, जो दाने रे मंत्री सामी बोलन री तू भुगत सजा।
इस बात को सुनकर, तीरों से तीखे बोल सुनकर माँ अमृता देवी खेजड़ी को अपने हाथों से पकड़ लेती है और कवि ने कहा है कि तीरा सा तीखा बोल सुनिया झपटी सिंघाणी, तीरा सा तीखा बोल सुनिया झपटी सिंघाणी, और खेजड़ी को पकड़कर कहा विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी। तो उन्होंने इस प्रकार से खेजड़ी को पकड़ लिया और गिरधरदास भंडारी ने सभी को आदेश दे दिया कि जो भी खेजड़ी को पकड़े उसको खेजड़ी समेत काट दो। तो माँ अमृता देवी सबसे पहले खेजड़ी के जो पेड़ है, इस खेजड़ी को पेड़ का इस प्रकार से पकड़कर खड़ी हो गई और पहला वार माँ अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए खाया और उन दुष्कर्मी लोगों ने माँ अमृता देवी को पेड़ों के लिए शहीद कर दिया। तो अपनी माँ को देखते हुए, यहाँ पास वाली खेजड़ी के अंदर अपनी माँ को देखते हुए बड़ी बेटी आसी जाकर दूसरी खेजड़ी को पकड़ लेती है, लेकिन इनको इस छोटी सी बच्ची पर भी दया नहीं आई जो निस्वार्थ रूप से अपने पर्यावरण की रक्षा कर रही थी, और इस आसी को भी सैनिकों ने मार दिया। और रत्नो भागी इनके पति थे रामू जी। अमृता देवी के पति कौन थे? रामू जी। रामू जी और आसपास के 84 गांव के 363, आसपास के 84 गांव के कितने लोग शहीद हो गए? 363 लोग शहीद हो गए। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो बात कही थी उस पर खड़े उतरे। इन्होंने अपने जीते जी खेजड़ी को काटने नहीं दिया। किसी एक को देखकर कोई दूसरा घबराया नहीं, बल्कि एक को देखकर दूसरे को जोश आया और वो सभी जाकर पास में जितनी भी खेजड़ी थी सभी को जाकर चिपक गए, एक के बाद में एक। इस प्रकार 363 लोग सिर्फ पर्यावरण के लिए। जब लोग पर्यावरण का कुछ जानते नहीं थे, इस समय लोगों को ये कुछ नहीं पता था कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, CO2, हाइड्रोजन, ये सारी बात नहीं जानते थे, लेकिन इस संप्रदाय के लोगों ने इस बात को समझ लिया था, क्योंकि उनके गुरुदेव उनके 29 नियम 20+9, इन्हें ही 20 नोई कहते हैं, 20 नोई। इनके अंदर कहा गया है कि हरा पत्ता, पेड़ का हरा पत्ता तक नहीं तोड़ना है, पेड़ तो बहुत बड़ी बात है। तो अपने गुरु के वचनों को सिद्ध करते हुए इन 363 विष्णुइयों ने ये अनुपम बलिदान दे दिया, जो ना तो विश्व के अंदर पहले कभी हुआ था और ना ही बाद में कभी हो पाया है। तो इस प्रकार 263 लोग इस पर्यावरण को बचाने के लिए, खेजड़ी को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। तो इसको आप खेजड़ी कांड कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस प्रकार के अनुपम उदाहरण सिर्फ राजस्थान में ही मिल सकते हैं कि कहीं एक रानी ने अपने पति को अपना क्षत्रिय धर्म याद दिलाने के लिए सर काट के दे दिया। कहीं अपने स्वामी के वचनों को याद रखते हुए किसी दुर्गादास राठौड़ ने अपने 30 वर्षों तक अपने विद्रोहियों का सर्वनाश किया, लेकिन अपने राजा के बेटे को कुछ होने नहीं दिया। आप सिर्फ राजस्थान में पढ़ सकते हो कि राणा प्रताप जैसे राजा, जहाँ पूरा हिंदुस्तान अधीन हो गया था, लेकिन ये बंदा अधीन नहीं हुआ। इस प्रकार के उदाहरण आपको कहीं और नहीं, चेतक जैसे घोड़ों का जो अपने मालिक के लिए खुद अपना प्राण बलिदान दे दिया, इस प्रकार के उदाहरण आपको केवल और केवल राजस्थान की भूमि से ही मिल सकते हैं। ये गुण केवल राजस्थानी माटी के अंदर ही पाए जाते हैं, जिस मिट्टी के अंदर इस प्रकार से सूरवीर पैदा होते हैं, जिन्होंने पर्यावरण के लिए भी अपने प्राण त्याग दिए, पर्यावरण के लिए भी अपने, जिन्होंने सर कटाकर सामने रख दिए। ऐसे 363 थे। इसीलिए किसी कवि ने कहा था कि था बहुत पानी लेकिन सारा तलवारों पे चढ़ गया, था बहुत पानी लेकिन सारा तलवारों पे चढ़ गया, इसीलिए शायद मेरा राजस्थान रेगिस्तान बन के रह गया, इसीलिए मेरा राजस्थान शायद रेगिस्तान बन के रह गया। तो धन्य है ऐसे 363 उन सभी विष्णु समाज के लोगों को, जिन्होंने आज से 281-82 वर्ष पहले भी पर्यावरण के महत्व को समझा था, और जो लोग आज भी नहीं कर पाए हैं वो उन्होंने आज से कितने ही वर्षों पहले करके दिखाया था, ठीक है। तो ये खेजड़ी कांड बड़ा ही प्रसिद्ध है, हर पेपर के अंदर आपको इसके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। तो फूल महल बनाने के लिए वो सब हमने लिख लिया। फूल महल किसने बनाया है? फूल महल अभय सिंह ने। खेजड़ी कांड, खेजड़ी
कांड कब हुआ है आपके 28 अगस्त 1730। किसने आदेश दिया था सभी बिश्नोइयों को काटने के लिए? गिरधर दास भंडारी। गिरधर दास भंडारी ने पेड़ काटे थे। गिरधर दास भंडारी ने पेड़ काटे थे और इसी ने लोगों को भी काटा था साथ में। ठीक है, तो कितने लोग शहीद हुए थे? लिख लीजिए, बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों ने पेड़ों के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो कितने लोग शहीद हुए थे? 363। ठीक है, इसके अंदर 294 तो आपके पुरुष थे और 69 इसमें महिला थी। ठीक है, 69 इसके अंदर आपके महिला थी। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ये खेजड़ली कांड हुआ था। इसके बाद में जब गिरधरदास भंडारी के सैनिकों ने बहुत से लोगों को काटने के बाद में उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए। उन्होंने कहा इस प्रकार का पाप और हमसे नहीं होगा, महाराज दया करो, आप हमें छोड़ो। तो इस क्रूर गिरधरदास भंडारी ने स्वयं कुलाड़ियाँ लेकर लोगों पर वार किए थे। और जब इस बात का पता अभय सिंह जी को पता चला कि इस गिरधरदास भंडारी ने इस प्रकार का मारवाड़ के लोगों का, जिन्होंने पर्यावरण के लिए अपना बलिदान दे दिया, उन सबको काट दिया इसने, तो अभय सिंह जी इस गिरधरदास भंडारी को दंडित करते हैं और खुद खेजड़ली गांव के अंदर आते हैं और यहाँ के 84 गांव के लोगों को ताम्र पत्र देते हैं और उसमें कहते हैं कि आज के बाद कभी भी जहाँ बिश्नोई मारवाड़ के अंदर निवास करते हैं वहां पर पेड़ तो क्या एक पत्ता भी नहीं काटा जाएगा और ना ही उस क्षेत्र के अंदर शिकार किया जाएगा। इसीलिए अपने पूरे विश्व का सबसे बड़े आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। आखेट निषेध क्षेत्र मतलब जहाँ ना तो जानवरों का शिकार किया जाता है और ना ही पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। फूल कंवर फूल महल बनाया था आपके। तो अभय सिंह जी के बाद में भाई इतनी बात ध्यान रखनी है अभय सिंह की। अभय सिंह के बाद में राजा बना आपके विजय सिंह। बीच में वो अपने पिता को मारने वाला भक्त सिंह भी 2-3 सालों के लिए बना था, लेकिन उसने कोई विशेष काम है नहीं, इसलिए आप विजय सिंह लिखो। विजय सिंह ने विजय शाही सिक्के चलाए। विजय शाही सिक्के चलाए, जोधपुर के सिक्के हैं भाई ये विजय शाही सिक्के। पूछ ले आपको विजय शाही सिक्के किसने चलाए? अपने नाम से ही विजय सिंह ने चलाए। इसकी एक पासवान थी, क्या नाम था उसका? गुलाब राय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दोनों ही लाइनें बहुत बार पेपरों के अंदर पूछी जा चुकी है, इसको विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना? गुलाब राय। ये गुलाब राय क्या है कि विजय सिंह तो खुद शराब में धुंध रहता था और विजय सिंह का क्या है कि ज्यादातर प्रशासन का काम, क्या निर्णय लेने हैं नहीं लेने हैं, तो ये गुलाब राय ध्यान रखती थी। जिस प्रकार से जहांगीर भी शराबी आदमी था और नूरजहां पूरे मुगल साम्राज्य का ध्यान रखती थी, कोई आदेश के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसीलिए ना श्यामल दास है ना, वीर विनोद पुस्तक लिखी थी सज्जन सिंह के दरबारी, केसर हिंद की उपाधि दी थी। बात की हमने, श्यामल दास ने गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा। नूरजहां, मारवाड़ की क्या कहा? नूरजहां। और इसको कहा, क्या कहा? विजय सिंह को कहा ये जहांगीर का नमूना है। जहांगीर का नमूना किसने कहा है? इन्होंने किया, श्यामल दास जी ने। ठीक है, इस विजय सिंह ने ना धोखे से जयप्पा सिंधिया की नागौर में हत्या कर दी। विजय सिंह
ने जय अप्पा सिंधिया, मराठा है ये, मराठा राजस्थान पर आक्रमण करते थे ना, तो इसने क्या धोखे से जयप्पा सिंधिया को एकला पाकर नागौर के अंदर हत्या कर दी। विजय सिंह ने जयप्पा सिंधिया की धोखे से नागौर में हत्या कर दी। नागौर में क्या कर दिया आपके भाई? हत्या कर दिया। तो विजय सिंह के बारे में हमें इतनी ही बात ध्यान रखनी है। अगले राजा भाई मारवाड़ के सन्यासी राजा कहा जाता है मान सिंह जी। मान सिंह जी को मैंने आप पहले भी पढ़ा रखा है, बताओ कहाँ पढ़ा था हमने? गिंगोली का युद्ध याद है आपको? 1807 के अंदर कृष्णा कुमारी के लिए हुआ था, जयपुर और जोधपुर के। जयपुर के कौन थे आपके? जगत सिंह सेकंड, और जोधपुर के ये मान सिंह थे। इनके भाई से विवाह हुआ था पहले भीम सिंह से, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। इस कारण मान सिंह कह रहे थे भाई अभी विवाह मेरे साथ होना चाहिए, ठीक है? तो ये वही मान सिंह है, ठीक है? इन मान सिंह की क्या कहते हैं? मारवाड़ का सन्यासी राजा। ये भाई नाथ संप्रदाय है ना, नाथ संप्रदाय में श्रद्धा रखता। ये नाथ संप्रदाय में श्रद्धा रखता था। इसके गुरु थे आपके, कौन थे गुरु? आयस देवनाथ। इसने एक नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है महामंदिर जोधपुर, उस मंदिर का मुख्य पीठ मतलब समझ गए जहां संप्रदाय का मुख्य मंदिर होता है ना, तो इसने नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ महामंदिर जोधपुर में, ठीक, महामंदिर का निर्माण करवाया। ये नाथ संप्रदाय में भाई श्रद्धा रखता था और अपने गुरु के आदेश स्वरूप इसने क्या है, महामंदिर जो नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है उसका क्या है, निर्माण करवाया था। जोधपुर में है ये महामंदिर। निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने। मारवाड़ का सन्यासी शासक इसको कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में श्रद्धा रखता था ये, नाथ संप्रदाय में, ठीक है? गुरु इसके क्या है? आयस देव। इसने एक पुस्तक लिखी थी, लिख लीजिए आप, क्या नाम है उसका? नाथ चरित्र पुस्तक है इसकी, नाथ चरित्र। 1835 में जोधपुर लीजन की स्थापना, जोधपुर लीजन की स्थापना हो गई। ये जोधपुर लीजन क्या थी? मारवाड़ के खर्चे पर अंग्रेजी सेना। मैंने आपको सहायक संधि के अंदर ये सारी बात पहले बता रखी है कि जब वो भाई संधि करते थे तो संधि में वो अंग्रेज कहते थे ना, तो भाई आपकी सेना बिल्कुल कम कर दो, आपके राज्य में हमारी सेना रहेगी, आपके आंतरिक मामलों के अंदर को हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे राज्यों से या दूसरा समझ लो दूसरे राज्य से कोई बात करनी है या कोई भी संबंध स्थापित करना है, कोई संधि करनी है या किसी भी प्रकार का कोई इंटरनेशनल मैटर है, उसके अंदर आपको क्या है, हमारी सहमति पहले लेनी पड़ेगी। इस प्रकार क्या है, इसने भी क्या 1835 के अंदर जोधपुर की सेना को हटाकर जोधपुर के, उन्होंने कहा सेना हमारी आपकी सेवा करेगी लेकिन सेना का खर्चा पानी सब आप उठाओगे। तो मारवाड़ की सेना तो हो गई एकदम खत्म और मारवाड़ की सेना की जगह पर जोधपुर लीजन बन गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है, जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न आया था आपके 1835 के अंदर हुई है। किस राजा के समय हुई? मान सिंह के समय हुई, ठीक है? जोधपुर लीजन की स्थापना हो गई, इस बात का आप ध्यान रखना। और मान सिंह की अगर बात की जाए तो गिंगोली का युद्ध याद ही है आपको, गिंगोली का युद्ध
कब हुआ था? 1807 के अंदर। तो इसके बारे में हमने मेवाड़ में विस्तार रूप से बात कर ली है, तो यहाँ बस लिख लो कि आपको याद रहे कि इस युद्ध के अंदर मान सिंह था। ठीक है, अजीत सिंह के अंदर भी आप लिख लेना, पहले लिखा है तो है ही, अजीत सिंह देबारी समझौता। अजीत सिंह था ना, अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर का विवाह करवाया था सवाई जय सिंह के साथ, तो उस समय जोधपुर शासक अपने अजीत सिंह था। अब इस मान सिंह के क्या है, एक दरबारी था भाई, बड़ा ही आपके इंपॉर्टेंट दरबारी। तो जब भाई ये जोधपुर लीजन बनी ना, जोधपुर लीजन बनी, तो उस दरबारी बांकीदास नाम था उसका, उस बांकीदास ने बहुत कहा महाराज ऐसा मत करो, हमारा राज्य एक प्रकार से खत्म हो जाएगा और हम गुलाम हो जाएंगे अंग्रेजों के। अगर अंग्रेजी सेना जोधपुर मेहरानगढ़ के अंदर आकर बैठ गई तो हम एक प्रकार से इनके हाथ की कठपुतली हो जाएंगे। लेकिन मान सिंह जी भाई माने नहीं। तो बांकीदास दरबारी कौन है? दरबारी बांकीदास, बांकीदास को कहते हैं मारवाड़ का बीरबल, मारवाड़ का बीरबल, मारवाड़ का बीरबल। इसकी पुस्तक है, इसका पहले गीत लिखो आप। अंग्रेजों को आना नहीं चाहता था, ये क्या महाराज को समझे, लेकिन महाराज माने नहीं, तो इन्होंने एक गीत लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इसने कहा भाई बहुत समझाया राजा को, लेकिन क्या करे, मुल्क रे ऊपर तो अंग्रेज आ गयो, तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये इनका गीत है। पुस्तक लिखो, एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बांकीदास रिख्यात। बांकीदास रिख्यात के अंदर आपको पूछ ले कि किस राज्य का इतिहास है, तो जोधपुर का होगा ना, क्योंकि ये मान सिंह जोधपुर का है। और ये ध्यान रखना, ये बांकीदास किसका दरबारी है? मान सिंह का। पूछते हैं इस बात को, ठीक है। तो बांकीदासरी ख्यात एक इसने लिखी, बांकीदासरी बाता अपने नाम से ही है, ठीक है। बांकीदासरी ख्यात, बांकीदासरी बाता। एक थी आपके मान जसो मंडन, मान जसो मंडन। दातार बाव ने, मान जसो मंडन दातार बाव ने कु कवि बत्तीसी, कु कवि बत्तीसी, कु कवि बत्तीसी। तो ये कुछ मुख्य पुस्तकें हैं बांकीदास जी की। बांकीदास जी का भाई ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आपके राजा है अपने ये बांकीदास जी, ठीक है। तो बांकीदास जी के बारे में, ये मान सिंह के दरबारी है भाई, ध्यान रखना। ये पुस्तक है, पूछ ले बांकीदासरी ख्यात के अंदर किस राज्य का इतिहास है, तो जिस राज्य के राजा के दरबारी होगा उसी राज्य का इतिहास लिखेगा। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ ले, अगर ये चीजें आपको याद रहेगी तो आप बड़ी आसानी से कर दोगे। अगले राजा लिखो, इनके बाद में आए थे तख्त सिंह, तख्त सिंह, ठीक है। तख्त सिंह भाई आपको पूछ ले, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? ये तख्त सिंह है। इस लाइन को लिख लेना आप, 1857 क्रांति, शॉर्ट के अंदर समझ लो भले। 1857 क्रांति के अंदर मारवाड़ का राजा था। 1857 क्रांति के समय एक युद्ध हुआ था भाई, इसको कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था आपके, कब हुआ? ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ है आपके 8 सितंबर 1857। 1857 क्रांति के अंदर राजस्थान के सभी राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि सहायक संधि की कर रखी थी उन्होंने, और इनको राजा जी कह के बहुत अंग्रेज चढ़ाई रखते थे। ये बिल्कुल अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए थे सारे। इसलिए सभी ने अपने देश के जो सैनिक थे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन्हीं के खिलाफ लड़ाई कर ली, ठीक है। तो एक आपके औवा पाली के अंदर है, तो औवा का ठाकुर था, औवा का ठाकुर था आपके कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत वर्सेस हितकोट।
और इसका साथ दिया था आपके तख्त सिंह ने, तख्त सिंह। ये भी थोड़ा पाली के अंदर है, इसलिए पाली वाला क्षेत्र मारवाड़ के अंदर आता था। तो अंग्रेजों ने कहा भाई मारवाड़ का शासक अभी कौन है, तख्त सिंह, तख्त सिंह आओ भाई हमारी मदद करो। तो तख्त सिंह ने हितकोट की सहायता की थी इस बिथोड़ा के युद्ध के अंदर। तारीख समेत याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बारे में हम बहुत विस्तृत से जानकारी करेंगे जब 1857 क्रांति टॉपिक पढ़ेंगे ना। तो कुशाल सिंह चंपावत कौन था, क्या स्थिति बन गई, किस लिए युद्ध हुआ, क्या परिणाम हुआ, सारी बातें हम करेंगे। तो ये युद्ध भाई कुशाल सिंह चंपावत जीत जाता है, इस अंग्रेज और तख्त सिंह दोनों को हरा देता है। और तख्त सिंह का सेनापति था वो इस युद्ध के अंदर मर जाता है। तख्त सिंह के सेनापति, तख्त सिंह के सेनापति ओनाड़ सिंह की मृत्यु होती है। इस युद्ध के अंदर किसकी है, तख्त सिंह के मंत्री ओनाड़ सिंह की मृत्यु इस के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो तख्त सिंह 1857 क्रांति के अंदर जोधपुर का शासक था। इसने बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता हितकोट की थी। अंग्रेज कौन था, हितकोट। ठीक है, तो माता जी तो भाई नाराज हो गई। माता जी कहेगा अपने देश के सैनिकों के खिलाफ तू क्या है, युद्ध करता है। तो यहाँ मंदिर था ना, चामुंडा माता का मंदिर, वो जो राव जोधा ने बनाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग बना रहे थे तब। तो चामुंडा माता के मंदिर में इस समय इसके शासनकाल के अंदर बिजली गिर गई। चामुंडा माता के मंदिर पर तख्त सिंह के समय बिजली गिरी। चामुंडा माता मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया है, आपके तख्त सिंह ने चामुंडा माता के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना बहुत है। अगली क्लास के अंदर इसकी 3-4 लाइनें हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए। और वीडियो जब पसंद आई है आपको तो आप अगर इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर।